नमस्कार मित्रों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह एक सत्य अनुभव पर आधारित है। इसमें हमने नाम और जगह को गुप्त रखने की शर्त की वजह से बदल दिया है, ताकि उनका ओरिजिनल नाम और ओरिजिनल किस जगह पर उन्होंने ये की थी ताकि वो जगह बदनाम ना हो, तो उसको गुप्त रखा गया है। और यहाँ नाम और जगह को हमने परिवर्तित कर दिया है। जहाँ पर कैंपिंग कर रहे थे कपल की कहानी है। दोनों शादीशुदा कपल थे, नेहा और पौरुष। नेहा और पौरुष यहाँ कैंपिंग कर रहे थे और करीब आधी रात के समय उनको अपने टेंट के बाहर कुछ आवाज़ें आने लगती है। शुरुआत में उन्हें लगता है था कि ये जो छोटी लोमड़ियाँ होती है, छोटी छोटी सी जो सियार होते हैं, गड्ढे बनाकर रहते हैं, उनकी आवाज़ें लग रही थी। अंदर एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी और उन्होंने देखा कि उनके टेंट के बाहर अचानक से, तकरीबन 12:30 बजे का वक्त रहा होगा, अचानक से उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भेड़िया उनके टेंट पर हमला कर रहा है। लेकिन यह भेड़िया 2 पैरों पर खड़ा था और यह आकृति जैसे छाया पड़ती है टेंट के बाहर, वैसी ही दिखाई दे रही थी। और लग रहा था जैसे वो कोई भालू हो, लेकिन वह दुबला पतला था। भालू तो हष्ट पुष्ट होते हैं। और दहाड़ करके वो उनके टेंट की तरफ हमलावर था, लेकिन सासा ही वो शायद गायब हो गया, कहीं चला गया। तो नेहा कहने लगी पौरुष से कि मैंने अभी वहाँ एक भेड़िया देखा, वो बहुत बड़ा था। तो पौरुष कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, हमें शायद लाइट बुझा देनी चाहिए। ये काली अंधेरी रात थी, शायद अमावस्या के करीब के समय रहा हो, या घने जंगल के अंदर उन्होंने अपना टेंट नहीं लगाया था, बल्कि मैदान के अंदर था। लेकिन जंगलों में चूंकि ऐसा होता ही है कि इस प्रकार से कुछ चीज़ें घटित होती ही है, जानवरों के आ जाना, उनकी आवाज़ें आना, या आकर्षित होकर, या खाने की खुशबू से, यानी उनकी उसकी गंध से और इस तरह की चीज़ों से आकर्षित होकर, या टेंट चूँकि जंगली जानवरों के लिए एक नई अनोखी चीज़ होती है, तो शायद वो जिज्ञासावश उसको जानने के लिए उसके आसपास या खाने की खोज में उसकी सुगंध के कारण आ ही जाते हैं। और इस तरह का उपद्रव जो है वो मचाना आम बात होती है। वे सो गए। आवाज़ें आना तकरीबन बंद हो चुकी थी। 3 सवा 3 बजे के आसपास पौरुष की नींद खुलती है और वह देखता है कि बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ रही है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों हैं, और वे उनके टेंट के इर्द गिर्द घेरा डालकर बैठे हैं। दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, बहुत मध्यम रोशनी करके रखी हुई थी पौरुष ने। और उन्होंने अपने टेंट को झाड़ियों से ढका हुआ था, क्योंकि 2 दिन उन्होंने यहाँ रहने का प्रोग्राम बनाया था, तो ऐसा नहीं था। छोटी छोटी झाड़ियाँ लेकर के उन्होंने अच्छे तरह से अपने टेंट को ढका हुआ था। तो ये तो संभव था नहीं कि टेंट जो है कोई देख ले। जाहिर सी बात है, कोई झाड़ी ही उसको समझेगा। और पूरी तरह से अपने टेंट को ढक करके ही वो सोए थे। तो ये संभव नहीं लग रहा था कि कोई उनके टेंट को देख पाएगा। सासा पुरुष को यह बात याद आती है कि अगर मैंने टेंट को झाड़ियों से ढक दिया था, पूरी तरह से सावधानी बरत ली थी, तो निसंदेह ही ये तो हो नहीं सकता था, जबकि हमने टेंट को झाड़ियों से, घनी झाड़ियों से, पत्तों इत्यादि से ढक दिया है। तो यह संभव कैसे हुआ था कि तो थोड़ी देर पहले जब हम पहले जागे थे और नेहा ने जो परछाई देखी थी, तो ये कैसे संभव है कि जब टेंट झाड़ियों से ढका हुआ हो तो टेंट के बाहर हमें किसी की परछाई दिखाई दे जाए? तो संभव नहीं, क्योंकि परछाई हमें झाड़ियों की भी दिखनी चाहिए थी। तो झाड़ियों की परछाई अगर हमें दिखती तो फिर उस आदमी की परछाई नहीं दिखनी, तो फिर वो क्या चीज़ थी? उसने सासा ये महसूस किया, शायद वो कल्पना रही होगी नेहा की, और मुझे भी शायद वहम हो रहा है। लेकिन आवाज़ें, ऐसा प्रतीत हो रहा था शायद दूर से आ रही हूँ। उसने सोना उचित न समझा, किंतु उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला।
और इसी प्रकार से सुबह हो जाती है। उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं पार्क की हुई थी और सभी तरह की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने इस तरह की प्लानिंग कर रखी थी कि यदि ऐसा होता है कि फिर भी हम पर जंगली जानवरों का हमला आदि हो जाता है तो हम भाग करके अपनी गाड़ी के पिछले दरवाजे से अंदर घुस जाएंगे। क्योंकि गाड़ी काफ़ी बड़ी थी तो निसंदेह ही वो गाड़ी इस तरह से उन्होंने बनवाई हुई थी कि पिछले दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और टेंट के अंदर ही वो समाया हुआ था। तो डेफिनेटली वो गाड़ी के अंदर घुस करके गाड़ी का पिछला दरवाज़ा बंद करके अपने आप को किसी प्रकार से सुरक्षित रख सकते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी खिड़की जो थी जहाँ कांच लगे हुए थे आगे और पीछे जाली भी लगाई हुई थी और काफ़ी जाली मजबूत थी, जिससे किसी भी प्रकार के बड़े जानवर का हमला भी हो तब भी हम सुरक्षित रहें, क्योंकि ये दोनों ही थे और सुरक्षा अनिवार्य थी। और ये किसी भी प्रकार की आबादी या रेंजर कैंप से बहुत दूर थी। तो निसंदेह ही यदि ऐसी कोई भी दुर्घटना होती है तो इनको आसानी से बहुत जल्दी मदद मिलना तो असंभव ही था, क्योंकि जंगल के काफ़ी अंदर थे, एक मैदान नुमा जगह में, और ये छिपकर टेंट लगा रहे थे। इसका अर्थ ये कि इन्होंने ना ही तो वह ऐसा अधिकृत क्षेत्र था जहाँ पर कैंपिंग करने की अनुमति हो, और वह एक ये मान करके चलिए कि गांव वालों के आदिवासी जो गांव वाले हैं उनके अतिरिक्त किसी बाहरी आदमी को वहां आने की इजाज़त भी आसानी से नहीं मिलती थी, ऐसा वो क्षेत्र था। तो निसंदेह ही इनको सारी सुरक्षा सामग्री लेकर के ही निकलना पड़ा और ये निकले भी। दिन भर इन्होंने विचार किया और सुबह के वक्त ही इन्होंने निर्णय ले लिया था और दिन भर इन्होंने इंतज़ार किया कि हमें ज़मीन के नीचे ही अपने आश्रय को बनाना चाहिए और गर्मियों के दिन हैं तो निसंदेह ही पानी का तो कोई खतरा नहीं कि बारिश हो जाएगी। इन्होंने वही किया, गहरी खुदाई करके दोनों के छिपने लायक अपने टेंट के नीचे ही इन्होंने जगह बना ली। लेकिन इन्होंने फिर भी रहना तो था ही, क्योंकि शायद ये पैरानॉर्मल रिसर्च के हिसाब से और ऐसी गतिविधियों को अनुभव करने के हिसाब से भी उस जगह पर थे, क्योंकि वहाँ ऐसी गतिविधियाँ होती है ऐसा गांव वालों का मानना था और गांव वाले भी कम ही इस मैदान की तरफ आते थे और ये ज़्यादा दूर नहीं था जंगल के अंदर बहने वाली नदी से। लिहाजा यह भी संभावना थी कि जंगली जानवर वगैरह भी यहाँ आते रहे होंगे, लेकिन यह आम रास्ता नहीं था जंगली जानवरों के आने का, वो रास्ता बहुत दूर था। यहाँ से पानी वगैरह की व्यवस्था दिन में ही कर लेने के बाद इन्होंने ज़मीन के अंदर गहरा गड्ढा खोद कर जो खाना वगैरह भी बनाना होता था तो बाहर इन्होंने पाइप निकाल कर धुएँ के लिए इन्होंने ज़मीन के अंदर गहरे गड्ढे में ही पूरी तरह से उसको छिपाने की व्यवस्था, क्योंकि इनके पास जाली और अतिरिक्त इस तरह की व्यवस्थाएँ वगैरह थी जिनका इस्तेमाल करके इन्होंने कि किसी भी प्रकार की अगर संभावना होती है और कोई भी जानवर वगैरह आ जाता है तो टेंट के अंदर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देख लेगा टेंट के अंदर कोई नहीं तो खाने वगैरह की सामग्री भी कुछ नहीं तो सुनसान के निकल जाएगा और इमरजेंसी में हम आसानी से छिप सकते हैं और गाड़ी के अंदर भी शरण ले सकते हैं। दोनों विकल्प उनके पास थे, तो वो थोड़ा गहरा गड्ढा खोद के जिसमें आसानी से वो दोनों लेट सकते थे। इस प्रकार करके उन्होंने उसको भी पत्तों से और लकड़ियों से ढक दिया और उसके नीचे ही बैठकर वो सोने लगे। इस छिपे हुए घर से उन्हें अधिक सुरक्षा महसूस हो रही थी। तकरीबन 12:30 बजे के आसपास वे लोग सो गए। अभी 1-1.5-2 घंटा उनकी नींद हुई होगी। 2:30-3 बजे के आसपास उन्हें बहुत सारे मर्द औरतों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और ये दोनों नेहा और कोरस दोनों को एक साथ हुआ था। ये दोनों उठकर बैठ गए और अब नींद तो क्या ही आनी थी, खौफ का माहौल था। इतना डर इनके मन में भर चुका था कि अब नींद तो क्या ही इनको आनी थी। दोनों ही गौर से उन आवाज़ों की तरफ ध्यान देकर उनको सुनने लगे। आवाज़ें बहुत तेज इनको आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दूर से कुछ लोग बातें करते हुए आ रहे हो और उनके टेंट के वो करीब आ रहे हो।
अब तकरीबन 3:30 बजे, पौने 4 बजे का आसपास का समय रहा होगा। इन्होंने घड़ी देखी तो पौने 4 या 3:50 हो रहे थे। इस दौरान बीच में आवाज़ें स्पष्ट इनको सुनाई देने लगी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि गोरी मैम और उसके साथ जो लड़का था, उन दोनों ने यही झाड़ियों के पीछे अपना बसेरा लगाया है, और वह दोनों कहाँ है, वो तो इस बसेरे में नहीं है। क्या कहीं यहीं सब कुछ छोड़ के भाग तो नहीं गए? तो एक बूढ़ी सी भारी आवाज़ में एक औरत बोलती है कि उनकी गाड़ी यानी उनका वाहन तो यहीं पड़ा हुआ है, तो वो कहीं नहीं जा सकते हैं। एक कम उम्र का लड़का कहने लगा कि क्या वे हमको पकड़ने के लिए आए हैं? तो एक बुजुर्ग भारी आवाज़ से एक मर्द बोलता है कि वो दोनों आए तो इसी इरादे से हैं कि हमें लोगों को दिखा सके कि हम यहाँ रहते हैं। पौरुष और नेहा दोनों ये सुन रहे थे। उनकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था शायद आज ये गधा हमारी समाधि बन जाएगा, किंतु उन्होंने कोई हरकत नहीं की और वो सुनते रहे। फिर एक आवाज़ उभरती है, एक लड़की की, जो शायद 20-25 वर्ष की एक युवती रही हो। उसकी आवाज़ मधुर और मीठी थी और वह कहने लगी कि बाबा, उस स्त्री का जो चाहे कर लो, आप उस पुरुष को छोड़ देना, मैं उससे खेलूंगी। और वह वृद्ध व्यक्ति कहता है कि तू अपनी इस घटिया आदत को छोड़ क्यों नहीं देती? अब तू कितने ऐसे पुरुषों से खेलेगी? हम मानव नहीं है, तेरे लिए क्या ये हमारे दुनिया के लोग कम पड़ गए हैं जो तू इन मानव पुरुषों से खेलने के लिए इतनी लालायित रहती है? वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता है बाबा, और ये आया है तो इसको हम ले लेते हैं, और इसके बाद क्या ही कोई आएगा, तो मैं कहाँ से खेलूंगी? ये एक ही बार तो खेल रही हूँ। उन दोनों में बहस होने लगती है, और इसके बाद एक घंटी बजाते हुए एक व्यक्ति बोलता है कि कुछ भी करो, पहले उन्हें ढूंढ तो लो, सुबह होने वाली है, हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। जिस तांत्रिक ने हमें सैकड़ों वर्ष पहले बांधा था, जब यहाँ गांव हुआ करता था, तो क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि हमें सूर्य उदय होते ही जाना पड़ेगा? तो हमें उन्हें जल्द ही ढूंढ लेना चाहिए। एक अम्मा बोलती है उनमें से कि हम उन्हें ढूंढ तो ले, लेकिन शायद कोई शक्ति है उनके समीप या उनके आसपास, कोई ऐसी चीज जिससे वे हमें दिख नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं हो पा रहे, और हम सीधे देख सकते हैं कि जो बसेरा उन्होंने बनाया था और जो उनकी गाड़ी है उसमें भी वो नहीं है। तो फिर वो कहाँ चले गए? आखिर वो कहाँ गए? उनकी आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थी नेहा और पौरुष को। शायद जिस तांत्रिक ने सैकड़ों वर्ष पहले जो घेरा खींचा था इन लोगों के लिए, तो शायद उस घेरे के कारण जमीन के नीचे यदि कोई शरण लेता है, तो शायद उस घेरे के प्रभाव की वजह से वो इन्हें महसूस नहीं होते थे। वो लोग सुबह के करीब तक आपस में बातें करते रहे। गर्मी के दिन थे, 5 बजे का वक्त होने वाला था, और साथ साथ सब कुछ शांत हो गया। लेकिन पौरुष और नेहा इस कदर भयभीत थे कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकल सके। दिन निकल आया, गर्मी उन्हें गड्ढे में हल्की हल्की ताप महसूस हुआ, और पौरुष नेहा से कहता है, शायद मुझे लगता है दिन निकल आया है और काफी देर हो चुकी है। उन्हें नींद तो क्या ही आनी थी। वो तकरीबन 4 से 5 घंटे उस घड़े में ऐसे ही बैठे रहे। हिम्मत करके जब वो बाहर आते हैं, बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ें चहचहाने की आने लगती है, आसपास जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आने लगती है, और वे अपने टेंट के उस जगह पर निकलते हैं और देखते हैं, और वहां से निकलने की योजना बनाने की कोशिश में लग जाते हैं।
बाहर निकलकर, अभी वो टेंट में ही थे, टेंट से बाहर निकलने की हिम्मत तो पुरुष की भी नहीं हो रही थी। क्या पता वो लोग छुप कर घात लगा रहे हो, लेकिन फिर वो सोचता है कि जब वो टेंट के अंदर देख ही सकते थे, उससे बातें कर ही रहे थे कि टेंट के अंदर वो लोग नहीं है, तो अगर हम टेंट के अंदर होते और यहाँ आसपास होते तो देख लेते, अब तक तो आ जाते अंदर। तो पुरुष हिम्मत करके गाड़ी के अंदर जाने लगता है और काफी देर बाद जब हिम्मत करके बाहर निकलते तो लगभग 10 बज चुके थे सुबह के। जल्दी जल्दी वो अपने टेंट का सामान समेटते हैं और झाड़ियों को इधर उधर फेंक देते हैं, और वो शक्तियां उनका पीछा ना करे इस इरादे से वो योजना बनाते, पहले हम किसी मंदिर जाएंगे। जल्दी से सामान गाड़ी में समेटते हैं। इस सारी अफरा तफरी में पुरुष के हाथ में एक लॉकेट बंधा हुआ था, वो टूट जाता है और वो वहीं गिर जाता है, और दोनों सामान समेट करके अपने घर के लिए निकल लेते हैं। रास्ते में एक भैरव मंदिर और शिव मंदिर पड़ता है, तो वे वहाँ दर्शन करते हैं और वहाँ के पंडित जी से आशीर्वाद लेकर के वहीं स्नान करते हैं, कपड़े चेंज करके जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे उन्हें धो देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की संभव, और ये उन्हें पंडित जी ने सुझाया था कि अगर आप ऐसी जगह से आ रहे हैं तो कपड़े वगैरह धो लेना, स्नान कर लेने से जो भी शक्तियाँ आपकी गंध से आपके पीछे लगी हुई थी भ्रमित हो जाएगी, और थोड़े समय के लिए वो आपका पीछा नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से ही आप बच जाएंगे और आपके घर तक वो नहीं आएगी। तो नहा धो करके नए कपड़े पहनकर, पुराने कपड़े धोकर उनको सुखा करके शाम को तकरीबन 3:30 बजे के आसपास वो वहाँ से निकलते हैं और रात 11 बजे तक वो अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँच कर के एक रात तो उन्हें ढंग से नींद आती नहीं है और डरावने सपने उन्हें परेशान करते हैं। दोनों को बुखार भी लग जाता है। सामान्य मेडिसिन लेकर के वो धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगते और ठीक होते हैं। तकरीबन 20-25 दिन इसी प्रकार से गुजर जाते हैं, महीना लगभग होने आता है, और पुरुष को अचानक से किसी स्त्री के सपने आना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये चीज़ चलती रहती है। पुरुष अपनी कॉलेज की पढ़ाई में बिजी हो जाता है और धीरे धीरे परीक्षा का उसका समय आ जाता है, 2-2.5 महीने बीत जाते हैं, और धीरे धीरे पुरुष को एक आवाज़ उभरती हुई नजर आती है जो उसके सोते में उसका नाम पुकारती है, पुरुष। और उसे अचानक से ये याद आ जाता है कि यह तो उसी लड़की की आवाज़ है जो कह रही थी कि इस लड़के को मुझे दे दो, मैं इससे खेलूंगी। वो उठ बैठा हो जाता है। आवाज़ फिर से उसके कानों में सरसराहट से आती है और वह कहती है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, कोई परेशान नहीं करूंगी। और अचानक से उसके सामने एक युवती उभर आती है जो सर्वथा बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थी और उसके बाल काफ़ी लंबे थे और वह अजीब सी लग रही थी, और वह उसकी बहुत सारे कामों में धीरे धीरे मदद करने लगती है। उसके बाद वह उससे सारे गलत काम भी करना शुरू कर देती है, लेकिन दुर्भाग्यवश पुरुष इस समस्या से बच नहीं पाता है। वो समझ ही नहीं पाता है, ना अपने घर वालों को बता पाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर एक दिन अचानक से पुरुष अपने घर से गायब हो जाता है और किसी को पता नहीं लगता है वो कहाँ गया, कैसे क्या गया। और जो नेहा होती है उसके दिमाग में भी ये बात नहीं आती है कि शायद वहाँ जो कुछ हमने गड्ढे में देखा था शायद उससे इस चीज़ संबंधित हो। फिर पुरुष कई महीनों तक लापता रहता है और वह मिल नहीं पाता है। फिर एक दिन जंगल में के किसी हिस्से में एक बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहने हुए कपड़ों के साथ एक पुरुष जो है दिखाई देता है। तो उन्हें लगा पहले शायद ये आदिवासी है, उसकी दाढ़ी काफ़ी लंबी हो चुकी थी और वह बहुत ही दयनीय स्थिति में लग रहा था। सारे क्षेत्र के आदिवासियों को सूचित किया जाता है लेकिन कोई भी उसे पहचानता नहीं है, और वह बातचीत भी ढंग से नहीं कर पा रहा था, ऐसी उसकी स्थिति थी। शायद वो बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा से गुजर चुका था या शारीरिक पीड़ा से भी वो गुजर चुका था। फिर धीरे धीरे जो रेंजर्स होते हैं उसकी दाढ़ी वगैरह बना करके उसको कपड़े वपड़े देते हैं, खाने पीने देते हैं,
और उसका इधर उधर शहर, आसपास के शहरों में पता करने की कोशिश करते तो वही पंडित जी जिनके मंदिर पर ये होकर रुक कर आए थे वो उन्हें पहचान जाते कि लड़का लड़की तो हमारे पास आए थे और इस तरह की घटनाएं जो है इनके साथ घटी थी। और पुरुष को उसके घर पहुंचाया जाता है और 3 से 4 साल उसका इलाज चलता है। मानसिक रूप से वह बहुत ज़्यादा विकलांग था, हो चुका था। वो स्टेबल होने की कोशिश करता है और जब वो ठीक हो जाता है तब वो अपने साथ बीती हुई घटनाएं बताता है कि किस प्रकार एक स्त्री ने उसे अपना पति बनाया था और वो उसका शोषण करती रही और वह प्रेत स्त्री थी, एक प्रेतनी थी और उसके साथ बहुत सी उसको डराना और इस तरह की चीज़ें उसके साथी लोग उसके साथ किया करते थे। कुछ 2-3 साल तक पुरुष अपने माता पिता और भाइयों के साथ रहता है, फिर उसके बाद अचानक फिर से वो गायब हो जाता है और इसके बाद पुरुष किसी को भी नहीं मिल पाता है कि वो कहाँ है, किस हाल में। इस बीच नेहा की भी शादी हो जाती है और एक समय था जब पुरुष नेहा का पति था, अब नेहा किसी और की पत्नी बन चुकी होती है और वह भी अपना जीवन में उस घटना से उभर जाती है और अपने घर परिवार को बसा लेती है और उसके बच्चे भी हो जाते हैं और पुरुष का कोई पता नहीं चलता है। तकरीबन 6 साल और बीत जाते हैं और कोई ये जान नहीं पाता है कि पुरुष कहाँ है, किस हाल में। फिर कहीं जाकर 10 साल बाद उसी गड्ढे में जहाँ उन्होंने अपना कैंप लगाया था पुरुष की लाश मिलती है और जब उसकी लाश को उसके भाई वहाँ से निकाल कर ले जाने वाले होते हैं तब उसके बड़े भाई साहब को पुरुष जैसी आकृति का ही एक पुरुष किसी स्त्री के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। तो यह एक घटना थी जो हाल ही के कुछ वर्षों यानी 20-25 साल पुरानी ये घटना है जो घटी थी। यहाँ पर हमने नाम इत्यादि चेंज कर दिए, जगह को चेंज कर दिया है और एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। इस बीच आधुनिक जीवन जी रहे लोगों ने ना तो किसी मौलवी से संपर्क करने की कोशिश की इस समस्या को दिखाने के लिए, ना पंडित जी से संपर्क करने की कोशिश की, ना किसी तांत्रिक से सलाह लेने की कोशिश की, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे कि भूत प्रेत होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यह कहानी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर लिखें और अगर आपका भी ऐसा कोई अनुभव है, आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो हमें ज़रूर लिखें। हम इस कहानी को आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। धन्यवाद।